जरा सी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। ये वो लोग हैं जो न केवल आज की पीढ़ी को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बेहतरनी आगे बढ़ती रहे वैसे विचार देने वाले लोग हैं। और उन सभी के एक औपचारिक स्वागत स्वरूप क्रम हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा आदरणीय मनुभाई पटेल और शारदाबेन पटेल से वे कृपया मंच पर आएं और गायत्री परिवार के हमारे अग्रज परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस पूरे सदन की ओर से पूरा सदन करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें उस ऋषि व्यक्तित्व का जो हम सभी के बीच में आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। महाराष्ट्र की परम पावन पुनीत प्रक्रिया का अंग यह स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहन श्रीमती कमलेश वर्मा से, वे कृपया आगे आएं और हमारे बीच पधारी हुई श्रीमती उषा राजगोपालन जी का स्वागत करें। पुत्तनहल्ली ट्रस्ट की ओर से जो एक लेखक है, जो एक एक्टिविस्ट है और जिन्होंने वहां पर बेंगलोर में खास करके झीलों को बचाने के लिए अपना अभियान शुरू कर रखा है। हम सभी गदगद हैं आपका स्वागत करते हुए। स्वागत की प्रक्रिया में मैं निवेदन करूंगा बीआरसी से ही हमारी बहन रेखा दीदी से, रेखा दीदी कोल कृपया मंच पर आएं और सेवा की ओर से हमारे बीच में कश्यपी मेहता जी यहां पर है। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से कश्यपी मेहता जी, मीनल मित्तल दीदी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर, वे कृपया मंच पर आए और विचरता समुदाय की ओर से मित्तल बेन पटेल जो हमारे बीच में है उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में अंतिम अनुरोध हमारी दीदी जया शेट्टी से मैं अनुरोध करूंगा वे कृपया मंच पर आएं और हमारे बीच पधारी हुई भावना कुलकर्णी जी का जो डोर स्कूल स्टेप की को फाउंडर है उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूरा सदन एक बार करतल ध्वनियों से अभिनंदन करे इन सभी पधारे हुए अतिथियों का। और इसी क्रम में जयश्री कोटियान दीदी से मैं निवेदन करूंगा वे भी कृपया मंच पर आए और हमारे बीच में एडवोकेट सीमा आदाते जी जो बैठी हुई हैं रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर से, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रक्रिया को जो विचार देने वाली प्रक्रिया है, जो हम सबको श्रेष्ठ रास्ते की ओर चलाने वाली प्रक्रिया है, श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम सभी और आगे की तरफ बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में संपूर्ण 3 घंटे के इस आयोजन में अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए वे भी लोग हैं जो कार्यक्रम मंच से प्रस्तुत करेंगे, वे भी लोग हैं जो अन्य स्थानों से विचार लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से आए हुए उन सभी अतिथियों का, या ये कहें कि हमारे अग्रजों का जो इस भवन में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का हम सब करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये विचारों की बेहतरनी वहां भी पहुंचे जहां से कोई एक प्रतिनिधि भी आया हो, उसके माध्यम से ये विचार पहुंचते हुए चले जाएं। मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथियों से अब मैं अनुरोध करूंगा वे कृपया मंच से नीचे की ओर अपना स्थान ग्रहण करें और वे ही बच्चे जिनको अपना भविष्य इन विचारों में सुरक्षित दिखाई देता है, उन्हीं के द्वारा एस्कॉर्ट किए जाते हुए मंच की ओर से ये अतिथि साथ ही हम अभिनंदन करते हैं श्री सुरेश अन्नापूर्णे जी जो जॉइंट कमिश्नर है एफडीए से, वे भी हमारे बीच में आज यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे कई अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
कार्यक्रम की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं और अन्य कार्यक्रम जो इस माला में पिरोए गए हैं उन कार्यक्रमों से हम जुड़े। इससे पहले एक मैं छोटा सा अनुरोध आप सभी से करना चाहूँगा, और उस अनुरोध को जो भी आपके बाद में आने वाले लोग हैं उनसे आप कर दें। ये छोटी सी विनती मेरी आप सब लोगों से है। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल फ़ोन को 1 मिनट के लिए बाहर निकाल लें। जी, मोबाइल फ़ोन सब इस प्रकार से अपने हाथ में ले लें और इसका जो साइलेंट का बटन है उसको प्रेस कर दें। स्विच ऑफ कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। बीच बीच में डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, पर कम से कम इतना तो कर लें। हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बहुत गहरा है। वो ऐसा उद्देश्य है जो 21वीं सदी की परिभाषा को हम सभी को देने के लिए है। 21वीं सदी गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने नारी सदी के रूप में उद्घोषित की है। उसी नारी सदी को यदि हम सबको अपने आसपास चरितार्थ रूप में देखना है, यदि हम सबको उसके साथ में संलग्नित होना है, तो निश्चय ही हमें विचारों से उस वैतरणी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो गंगोत्री है, जो हिमालय से प्रवाहित हो रही है, जो यमुनोत्री है, जो बद्रीनाथ से प्रवाहित हो रही है। एक ऐसी त्रिवेणी जिसमें विभिन्न विचार मिलकर के हमारे जीवन को सकारात्मक रास्ता दिखा देते हैं। हम उन सब विचारों से जुड़ने जा रहे हैं। इसीलिए एक बार वापस अनुरोध है कि अगर कुछ लोग मोबाइल साइलेंट मोड में नहीं डाल पाए हो तो अब भी, और जो आपके बाद में आ रहे हैं उनसे आप सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करूंगा हमारे शांति कुंज की टीम, EMD टीम जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर की तरफ बैठी हुई है, एक डॉक्यूमेंट्री जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम आप लोगों को बता दें। गायत्री परिवार द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान 1975 में परम वंदनीय माता जी देवी भगवती शर्मा जी ने प्रारंभ किया था और तब से 40 साल से अनवरत यह अभियान चल रहा है। और यह गायत्री परिवार के द्वारा एक बड़ी किसी लेखनी पर लिखा जा सकता है कि यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को नया स्वरूप प्रदान किया। न केवल हम कहने की बात करते, बल्कि गायत्री परिवार एज एन ऑर्गेनाइजेशन 50% से अधिक महिलाएं इस परिवार को संचालित करती हैं। जब हम कहते हैं कि 10 करोड़ लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो निस्संदेह 5 करोड़ उसमें वो बहनें हैं जो घर घर जाकर के इस परिवार को संचालित करने का, इसके उद्देश्यों को लोगों तक प्रचारित करने का कार्य कर रही हैं। उसी को एक छोटी सी क्लिप के रूप में संजोया है हमारे शांति कुंज की EMD टीम ने। मैं अनुरोध करूंगा, कृपया हम सभी को उससे मुखातिब कराएं। वृक्ष, वन और उनका उजड़ना, पानी, सूखा और रेगिस्तान का फैलाव, खाद्यान्न की कमी, गरीबी और विषाक्त अपशिष्ट, जैविक विविधता संकट, लुप्त होते वन्य जीव और पशु निर्ममता। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े इन संकटों का नारी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से क्या कोई संबंध हो सकता है? आधुनिक समाजशास्त्री इको फेमिनिस्ट का ध्यान इस ओर अब गया है और वे इनमें गहरा संबंध भी देख रहे हैं। उनका मत है कि नारी शोषण, बाल उत्पीड़न तथा गरीबों के साथ हुए अन्याय तथा प्रकृति के साथ किए गए दोहन में काफी साम्यता है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन आज हमें उस स्थिति में ले आया है कि जहां आगे सर्वनाश की संभावनाएं ही दिखाई देती हैं। पीछे से यदि ये पर्दा बंद कर सके, आज जिस आतंकवाद, उद्विग्नता, अशांति के दौर से हमारी युवा पीढ़ी गुजर रही है, वह एक प्रकार से नारी शक्ति की उपेक्षा का ही परिणाम है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है।
सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। युग निर्माण योजना के आरंभ से ही कुरीति उन्मूलन और महिला जागरण दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया तथा परिवार निर्माण से समाज निर्माण के कार्यक्रमों में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने नारी जागृति को प्रमुखता दी। स्त्रियों को गायत्री अधिकार और उन्हें गायत्री साधना में दीक्षित कर परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण के क्षेत्र में अद्वितीय क्रांति का सूत्रपात आज से 70 वर्ष पहले ही कर दिया। माता जी को सर्वप्रथम गायत्री दीक्षा देकर उन्होंने अपने से ही इस आंदोलन का आरंभ किया। जिस गायत्री विद्या को अपनाने का अधिकार महिलाओं से मध्यकाल में छीन लिया गया था, उसे पुनः स्थापित करने में आचार्य श्री का ये कदम एक प्रकार से भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या उद्धार के समतुल्य ही था। फिर परम वंदनीय माता जी द्वारा शांति कुंज में देव कन्याओं के माध्यम से 24 लाख के 24 महापुरुष चरण एक वर्ष में करवाकर एक प्रकार से 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष किया गया। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति को देखा नहीं है। दुर्गा भी वही थी और सीता भी वही थी और सावित्री भी नारी थी और जीजाबाई भी नारी थी। ये नारी ही है, ये नारी का ही दिया हुआ संसार है। यदि नारी नहीं होती तो ये नर कहाँ से आ जाती, और ये संत कहाँ से आते, ये ऋषि कहाँ से आते, और जो भगवान कहे गए हैं राम और कृष्ण और बुद्ध, ये सब कहाँ की देन है? ये नारी की देन है ना। तो वो नारी कहाँ विलीन हो गई? अरे कहीं विलीन नहीं हो गई बेटिया, आप में बैठी है, बिल्कुल आप में बैठी है। आप ही सीता हो, आप ही सावित्री हो, आप ही जीजाबाई हो, आप ही कौशल्या हो, आप ही सब कुछ हो। अपने को पहचानो और आगे बढ़ने की कोशिश आप करती रहो। आपका सहयोग, आपकी मदद, हम दिल जान से हम आपकी मदद करते रहेंगे। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देव कन्याओं द्वारा पूरे देश में किए गए जन जागरण के कार्यक्रमों ने नारी जगत की सुप्त प्रायः आध्यात्मिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। साथ ही उनमें यह आत्मविश्वास भी पैदा किया कि वे परिवार निर्माण और समाज निर्माण में अपना बराबरी का योगदान दें। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। घर घर में आधिपत्य जमाए हुए आधे जन समूह को शोषित और आधे को शोषक बनाकर अनेकानेक संकट उत्पन्न करने वाली नारी समस्या को हल करने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक प्रयत्न उतने ही बड़े परिमाण में करने पड़ेंगे जितनी बड़ी की कठिनाई और उससे उत्पन्न विभीषिका है। प्रबल आकांक्षा ही प्रगति का रास्ता बनाती है। प्रगतिशील जागृत नारी के द्वारा सुसंस्कारिता, शालीनता, पवित्रता और संवेदना की गंगोत्री का जो प्रवाह उमड़ा, उसने देखते ही देखते पूरे समाज में एक क्रांति कर दी। पद दलित नारी आज बराबरी से अपनी आवाज उठाने में सक्षम है। शिक्षा और रोजगार के आज जो समान अवसर नारियों को मिल रहे हैं, इसके मूल में आचार्य श्री की इस मौन क्रांति का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। दशों दिशाएं जाग रही हैं, लेकर के अंगड़ाई, मुर्गे बोले नव प्रभात की, बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा प्रभाती, गाने वाला है नया युग आने वाला है। इसी के समानांतर मिशन के माध्यम से एक और क्रांति हुई आदर्श विवाहों के रूप में। बिना दहेज की शादियों के माध्यम से मिशन के कार्यकर्ताओं ने एक अनुकरणीय उदाहरण
समाज के सामने प्रस्तुत किया। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। आचार्य श्री की इस पीड़ा को गायत्री परिजनों ने समझा और अनेक आदर्श विवाह, सामूहिक विवाह संपन्न हुए, जिसके माध्यम से समाज में एक शुभ संदेश गया कि लड़की का इस दुनिया में आना परिवार के लिए दुर्भाग्य नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में जहां भ्रूण हत्या के प्रति जागृति का कार्य मिशन ने अपने हाथ में लिया, वहीं कन्या विवाह की समस्या जो इस दुष्कृत्य के पीछे एक बड़ा कारण था, उसे भी दूर करने के लिए प्राणपण से प्रयास किया। दया, करुणा, उदारता, संवेदना, सहकारिता और क्षमाशीलता जैसे आध्यात्मिक गुणों का विकास नारी की सहज प्रवृत्ति है। श्रद्धेया शैलजी जी के नेतृत्व में भाव प्रधान आध्यात्मिक जागरण की एक नई लहर चल पड़ी है। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता काम करती रही है। उसका नाम है मातृसत्ता। ये सुना है स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे आदमी जो भी ख्वाहिश करता है उसकी पूरी हो जाया करती है, चाहे उसका नाम धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो। पता नहीं उस कल्प वृक्ष को तो देखा नहीं, लेकिन एक जीवंत कल्प वृक्ष को इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। वो मातृसत्ता जब किलकारी बढ़ती हुई पुरुष की गोद में आती है, उसके मन में पिता का वात्सल्य भरती हुई चली आती है। और जब वही नारी कच्चे सूत के धागे राखी के रूप में लेकर पुरुष के पास में आती है, उसके मन में पवित्रता का संचार करती हुई चली आती है। और वही नारी अग्नि के साथ फेरे लेकर जब पुरुष के साथ चल देती है, तब उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हुई चली जाती है। आज विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। चाहे पान बीड़ी के विज्ञापन हो, चाहे सिगरेट के विज्ञापन हो, चाहे साइकिल के हो, चाहे जेवरों के हो, चाहे किसी से उसका ताल्लुक है तो चाहे नहीं है, तो उसका वो भौड़ा रूप प्रस्तुत किया जाता है कि उसको देख के मन शर्म से दब जाता है और आंखें झुक जाती है। जब इसका उत्तर ना ही है तो ये गंदी बात आती क्यों है, क्यों नहीं इस पर रोक लगती। और अफसोस इस बात का है कि बहनें भी उन पोस्टरों की होलियां जलाया नहीं करती। आज नारी का वो रमणी काम्या और भोग्या वाला रूप जो प्रस्तुत कर दिया, वो रंगी पुती एक बुढ़िया भर रह गई मोम की। आज दहेज की बलवेदी पर हमारी कितनी बेटियां जल जाती हैं। पता नहीं वो चीखे, वो क्रांत वेदनाएं कितने कानों तक टकराई, कह नहीं सकती। पुरुष हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को समझ पाया कि नहीं। लेकिन अफसोस तो यह है कि हमारी बहनें भी उन चीखों को, उन आवाज़ों को सुन नहीं पाती। आज दहेज के नाम पर जितनी शादियां होती हैं, बात तो करोड़ों तक जाती है। एक मोटा सा अनुमान ये लगा दे कि भारतवर्ष में होने वाली शादियों में प्रतिवर्ष मान लो 1 करोड़ शादियां भी अगर होती हो और हर पक्ष में 20-25 हज़ार रुपये भी अगर फालतू खर्च होते हों, ये तो बहुत कम है, राशि तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम दोनों पक्ष के मिलाकर 50,000 करोड़ हम अपव्यय के नाम पर न्यूनतम खर्च कर दिया करते हैं। इतनी बड़ी राशि को अगर हम बचा दें तब, और राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा दें तब, तो बहनों इस राष्ट्र का कायाकल्प हो सकता है। आज पत्र पत्रिकाओं में मेकअप के तरीके होंगे, खान पान के तरीके होंगे, व्यायाम के होंगे, गृह सज्जा के होंगे, लेकिन नारी नाश निर्मात्री भी है। इस पर किसी का ध्यान जाता है, किसी का ध्यान जाता नहीं। इसके लिए स्वयं नारी को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज पारिवारिक अशांति के दौर से गुजरता हुआ हमारा समाज, सास बहू के लड़ाई झगड़े, जब सास का राज होता है तो बहू प्रताड़ित होती है, और जब बहू का राज होता है तो सास प्रताड़ित होती है। और दौरानी जेठानियों पर तो घर के बंटवारे का इल्ज़ाम लग जाया करता है। आज वो परंपराएं जो हमारे समाज की प्यार की परंपराएं थी, भावनाओं की परंपराएं थी, वो पता नहीं कहाँ दिग्भ्रंत होती हुई जाती है। हे मातृशक्ति, अपनी नई पीढ़ी को संस्कारवान कर दो। ये नया राष्ट्र, नया समाज
आपकी राह दिखता है। आप में वो सामर्थ्य है जिसकी गोदी में देवता आकर खेले हैं। इस समाज की, नए समाज की परिकल्पना आपके हाथ में है। नए समाज को, नए बालकों को खाद पानी दिया तब तो ये हंसते खिलखिलाते फूल कल को खुशबू बना देंगे। इस राष्ट्र का भविष्य आपके हाथ में है। किया था, बोले महात्मा जी कई सारे धर्म इस दुनिया में चल रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? और तब महात्मा ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा धर्म है शिष्यत्व का धर्म। पूछा गया कि महात्मा जी बहुत सारे धर्म है, मैंने सुना नहीं शिष्यत्व का धर्म कौन सा होता है? महात्मा जी ने जवाब दिया, ये वो धर्म है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। शिष्यत्व वो धर्म है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व के साथ मिला देता है। यह उस सरिता की भांति है जो अपने आप को समुद्र में मिलाकर उसमें अपने अस्तित्व को गला देती है। पर महात्मा जी ने यह कहा कि जब शिष्य अपने संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त कर देता है तो वह समुद्र, वह गुरु अपने सारे गुण उस शिष्य में डाल देता है। आज वैसा ही शिष्य जो शिष्यत्व की पराकाष्ठा है हम सबके बीच में विराजमान है। हम एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें उस ऋषि व्यक्तित्व का, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के रूप में जो हमारे बीच में है। आज जिस विषय पर वो हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं वह कार्यक्रम है 21वीं सदी नारी सदी। भाई और बहनों, यात्रा बहुत पुरानी है। हमारी संस्कृति स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आर्यन संस्कृति 3 विशेष आधार पर थी और उसमें से पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट, दूसरा विमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना उस कम्युनिटी का हिस्सा हुआ करता था, वो उसका दूसरा पार्ट था। और तीसरा हमारा जॉयफुल रिलीजन। हम शायद 2 संस्कृतियों में अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। हमारे यहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए भी बहुत सारा काम हो रहा है और जॉयफुल रिलीजन भी ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों ने हमें दे रखा है। कहीं खो गया है तो वो महिलाओं का अधिकार, और उसके खोने का कारण वो मध्यकालीन युग रहा जहाँ कदाचित कोई संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम कर बैठी और उसके पिता ने 2 राजपूत राजाओं ने एक दूसरे का युद्ध करवा दिया। मुगल आए और ऐसा समय यहाँ प्रारंभ हुआ जिसने महिलाओं की स्थिति को बद से बदतर कर दिया। स्थिति कहाँ तक पहुंची आपको, हमें सबको पता है। इस राष्ट्र में जहाँ आर्यन संस्कृति में बड़े होने की परिभाषा व्यक्ति के विचारों से हुआ करती थी, उस राष्ट्र में बड़ा होने की परिभाषा बड़ी सेना, बड़ा महल और बड़े हरम से होने लगी। यह वो समय था जहां बड़ा हरम उन दासियों के लिए रखा जाता था जिनको हम नंबर के रूप में लोगों को बता सकते थे। उस राष्ट्र ने आज वापस करवट ली है। करवट ली, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के काम कर रही हैं। गायत्री परिवार ने भी अपना अभियान 1975 में शुरू किया। उस करवट में कई विचारशील लोग आए जिनने राष्ट्र को ऊंचा उठाने का कार्य किया। हम सब उन्हीं विचारशील लोगों के बीच में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब उसी बदलते हुए समय को के साक्षी बनने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस समय में जब मुगल यहाँ पर आए थे, आप सब लोगों को अच्छे से पता है, 76,500 महिलाओं ने एक साथ जोहर कर दिया था इज्जत के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए। पर समय जैसे जैसे बदला, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और सती प्रथा, न जाने कितनी कितनी समस्याएं आती हुई चली गई। उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक अभियान हम लोगों को भी उठाना पड़ेगा। और उस अभियान को उठाने के लिए आवश्यक है कि हम उस माँ से प्रार्थना करें, हे देवी हम सभी को शक्ति प्रदान करें, हम उन विचारों से जुड़े। भाई और बहनों, उन विचारों से जुड़ने के लिए उस श्रेष्ठता को हम अर्जित कर पाएं। उस माँ को हम वंदित करते हैं। हम एक बार पुनः परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से उस अमृत वचन को सुने। उससे पूर्व में शांति कुंज की देव संस्कृति विश्वविद्यालय की टीम से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, मातेश्वरी वरदे हमें, इस गीत से हम सभी को उत्प्रेरित करें। हंस वाहिनी वेदुमाता, हंस सा निर्मल हृदय हो, काटने अज्ञान तुमको ज्ञान का सूरज उदय हो। आपका माँ प्यार पाए, आपका माँ प्यार पाए, बालकों की यह विनय है, आपके चरणार बिंदों
हमें कोई न भय है, आपके चरणारविंदों में हमें कोई न भय है। पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी, शुभ्रवस्त्र कर में वेद पावन, काट दे अज्ञान को, उर में तेरा ही प्रकाश हो। प्रज्ञेश्वरी माँ तेरे बालक विनती करे कर जोर के, दीजे हमें सद्बुद्धि माता,
धन्यवाद। और हम सभी उन विचारों की गंगोत्री में अब सभी डूबने के लिए तैयार हैं, पर उससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कभी कभी हम लोगों के मन में प्रश्न आता है और कई लोग पूछते भी हैं, तो वैसे में वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर कई लोगों के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों इतने सारे लोग, सब लोग एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होकर के हर साल यहाँ पर आ जाते हैं। 2006 से कुछ लोगों के लिए शायद ये कार्यक्रम हो, 2006 से प्रारंभ हुई हम सब लोगों के लिए यात्रा है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि हम शायद अपने कदमों पर खड़े भी नहीं हो पाते थे, और अब सब लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन मुश्किलों का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो रास्ते में पहले बहुत बड़ी दिखाई देती थी। समझ में नहीं आता कैसे तैयार हो जाता है। एक BRC में खड़ा हुआ एक साइंटिस्ट हितेश जोशी एक छोटा सा लड़के की तरह दिखाई देता है, और वो न जाने कितने लोगों को इस बात के लिए उत्साहित कर देता है कि नहीं, युग बदलेगा। कैसे समझ में नहीं आता कैसे तैयार हो जाता है एक जतिन दवे, एक कंपनी में काम करने वाला एक इंजीनियर, कि नहीं, युग बदलना अवश्यंभावी है। समझ में नहीं आता कैसे तैयार हो जाता है वो DGM दिनेश विजयवर्गीय के रूप में रिलायंस में कार्यरत एक व्यक्ति, कि नहीं, हम सब लोग मिलकर के इस युग को बदलेंगे। कैसे तैयार हो जाता है वो राजेश शेट्टी, कैसे तैयार होता है डॉक्टर वरुण मानेक, जो कई डॉक्टर्स को उठा करके यहां पर एक साथ बिठा देता है। कैसे तैयार हो जाती है एक वो छोटी सी दिखने वाली लड़की सुचिता शेट्टी, जो न जाने अपने साथियों को कैसे तैयार करती है इस आध्यात्मिक वातावरण में, जहां आज का युवा अपने पास से उठ करके किसी ऐसे स्थान पर जाने को तैयार नहीं है जहां भूखा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जहां प्यासा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां तक 5 कदम रखने को तैयार नहीं है। फिर कैसे तैयार हो जाते हैं वो सब लोग? और तब हम सब लोगों को एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास अगर कोई एक शक्ति है तो वो हम सभी के बीच बैठी हुई वो आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमें निरंतर मिलती रहती है, हमारे भीतर प्रवाहित होती रहती है। और उस आध्यात्मिक ऊर्जा, चेतना और शक्ति का नाम है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो हम सब के बीच में आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। हम सबका गौरव है कि परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी उस युग ऋषि की थाती के रूप में है जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं, जिनने युग निर्माण योजना का उद्घोष किया। वो उस रामकृष्ण के रूप में हम सब के बीच में आए, जिन्होंने युग परिवर्तन के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और उन्हीं विचारों को हम सभी के बीच में आज यहां पर लेकर के एक ऋषि व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच विराजमान है परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो कुलाधिपति हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। साथ ही साथ लेखन के क्षेत्र में आपने उस अध्यात्म को जो परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का था, उसको जन जन तक पहुंचाया। अखंड ज्योति जो मासिक पत्रिका है, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उस मासिक पत्रिका का लेखन संपादन कार्य आप कर रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी और मराठी और न जाने कितनी भाषाओं में वो पत्रिका प्रकाशित हो रही है। मिशन से प्रकाशित होने वाली अन्य पुस्तकों में विचार क्रांति अभियान की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके माध्यम से लिखी जा रही हैं, जाती रहेंगी आगे आने वाले समय में भी। साथ ही साथ ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, जो अध्यात्म और विज्ञान का एक ऐसा ध्रुव केंद्र, जहां शायद पहली बार कोई एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है आज के समय में, वैज्ञानिकों को शोध करते हुए देखा, अध्यात्मवेत्ताओं ने अपना कार्य किया, पर अध्यात्म और विज्ञान को मिलाने वाला एक ऐसा संगम ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की नींव परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने रखी, जहां अध्यात्म और विज्ञान के मिलन को देखा गया। विज्ञान और अध्यात्म के प्रणेता पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जिनने लॉजिकल अध्यात्म को सब लोगों के सामने पेश किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया भाव संवेदनाओं की गंगोत्री को, कि जब तक लोगों की भावनाओं में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम सब लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि संवेदना उन बाकी सब शिक्षा, स्वास्थ्य से ऊपर है जो इस राष्ट्र को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकती है, तब तक कदाचित परिवर्तन संभव दिखाई नहीं देता। हम सब उस परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, जिसकी चिंगारी हम सबके भीतर जल रही है। मैं इस पूरे सदन की ओर से ये पर्दा अब खोल दे, पीछे से अगर सुन रहे हैं तो इस पर्दे को कृपया खोल दें, और हम पूरे सदन की करतल ध्वनियों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ऋषि व्यक्तित्व डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का। वे कृपा पूर्वक मंच पर पधारें।
हम सभी को 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उसको किस रूप से हम अपने जीवन में उतारें, उसके लिए प्रेरणा प्रदान करें। पूरा सदन एक बार पुनः अभिनंदन करे शिष्यत्व की पराकाष्ठा के रूप में ऋषि व्यक्तित्व डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। सभी से प्रार्थना करूंगा, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को शांत करें। मैं दुनिया भर के तनावग्रस्त लोगों से मिलता हूँ, मैं जानता हूँ कि मन को शांत करना कितना मुश्किल है। वही मुंबई जैसी महानगरी में बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करके यहाँ ले आए, अभी बाहर की कुछ न सोचें। गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है। We meditate upon the divine consciousness of that adorable sun, which motivates our intellect to righteous path. जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने का प्रकाश दे, और उस सविता देवता की हम वंदना करते हैं थ्रू गायत्री मंत्र। सविता देवता प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण। आप में से बहुत सारी बहनें बैठी हैं, टॉपिक भी उन्हीं के लिए है। प्रसव यानी लेबर, डिलीवर द बेबी। तो सविता जो है उसने प्रसविता होने के नाते ब्रह्मांड को डिलीवर किया। ब्रह्मांड का प्रसव सविता के माध्यम से हुआ है। तो ये मान करके चलिए कि ऐसे सविता देवता जो इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, ब्रह्मांड के देवता हैं, हम सबके जीवन में प्रकाश दें और हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। हमारे गुरुसत्ता, मेरे गुरुदेव, मेरी गुरु माता, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे बीच में बैठी हुई 5 विशिष्ट प्रतिभाएं जो आज आई हैं हमारे बीच में विशेष मेहमान के रूप में। मिस उषा राजगोपाल जो बेंगलोर में काम कर रही हैं, उनके बारे में अब सब डिटेल में आपको बाद में पता चलेगा। बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं लोग। मित्तल पटेल, हेमांगी कश्यप, भावना कुलकर्णी, सीमा सीमा जी। चलिए, मेरे बीच में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, पूरे प्रबुद्ध वर्ग के नागरिकों, दिया के हमारे सदस्यों, हमारे बीच में बैठी हुई बहनों जो इस विशेष रूप से 21वीं सदी नारी सदी 21st सेंचुरी वुमेन सेंचुरी को सुनकर के यहाँ आई हैं। यहाँ बैठे गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे बीच में बैठे हुए मीडिया से जुड़े हुए, न्यूज़ मीडिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे जुड़े हुए हमारे भाइयों बहनों। मैं 40-45 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा और इस बीच में कुछ स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जो मेरे लेक्चर के साथ ही जुड़ी हुई होंगी, जो मैं बताता जाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नारी जागरण विषय एक ऐसा है जिस पर खूब चर्चा की जा सकती है, खूब बोला जा सकता है, खूब गालियाँ भी दी जा सकती हैं नर को, खूब कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है, अत्याचार हुआ है, सब हुआ है। परंतु इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है हम सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। What can be done for the half of the population of this world? पूरे विश्व के बारे में सोचें। हम क्यों सोचें केवल भारत के बारे में?
पूरे विश्व के बारे में सोचें क्या किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण है ये मेरे जीवन में मैं को एजुकेशन से पढ़ा, को एजुकेशन से बढ़ के मैंने मेडिकल में MBBS किया, MD किया इंदौर से, और वहाँ से पढ़ने के बाद तब तक मेरे दिमाग में कभी बातें आती नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी अपने घर में भेदभाव नहीं देखा भाई बहन में, मैंने कभी अपने कुल में कभी कहीं भी इस तरह का भेदभाव नहीं देखा। पर जब मैंने गुरुदेव के साहित्य पढ़ा तब मुझे दुनिया के बारे में जानकारी मिली। परम पूज्य गुरुदेव के समीप में बैठा हुआ था और वो उनका गला रूंध गया बात करते करते। तो मैंने कहा क्या बात है गुरुदेव, आज आप बहुत परेशान हैं, आज कैसे हैं? तो बोले बेटा ये आज फिर 4-5 घटनाएं वधुओं के नव वधुओं के जलने की आई हैं इस पेपर में। कब से खत्म होगा सिलसिला, कब खत्म होगा सिलसिला? विधाता ने जिसे माता बनाया और विधाता ने जिसे अपनी सर्वश्रेष्ठ हिस्से को कह करके पहला पद दिया, राधे श्याम सीता राम, हम सबसे पहले माँ का नाम लेते हैं। तो बोले मैंने तो माँ बनाई थी सबसे पहले, उसके बाद मैंने पिता बनाया। तो ये कौन है ये जो इनको जला देता है? कौन आदमी है जो इतनी निश्चिंतता पूर्वक करता है? कब रुकेगा ये सिलसिला? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये सिलसिला कब रुकेगा? मैंने नारी जागरण अभियान इसीलिए चालू किया है। नारी जागृति अभियान 1974-75 में स्टार्ट हुआ। वैसे मिशन 1926 में स्टार्ट हुआ था गायत्री परिवार का, जब गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया था। और अखंड दीपक जला करके एक थॉट रिवॉल्यूशन कैंपेन स्टार्ट किया था, विचार क्रांति अभियान। उस विचार क्रांति अभियान में ढेरों चरण जुड़ते चले गए, ढेरों चीज़ें जुड़ती चली गईं, और देखते देखते 1958 में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने सबको बताने की कोशिश की कि गायत्री और यज्ञ हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। पर उस यज्ञ में नारी को स्थान नहीं प्राप्त था किसी जमाने में। उस यज्ञ में के साथ ही गायत्री को भी जप करने में नारी को नहीं कहा जाता था नारी कर सकती, जप कर सकती। यहाँ उषा जी बैठी हैं, बेंगलोर से आई हैं। मैं समझता हूँ कि वो जानती हैं कि दक्षिण भारत में कितनी ज़्यादा टैबूज हैं कि नारी नहीं कर सकती, बहनें नहीं कर सकती, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती। क्यों? गायत्री मंत्र क्या है? सभी मंत्रों जैसा तो है नहीं। गायत्री मंत्र स्पेशल मंत्र है, उसके बारे में विशेष रूप से दक्षिण भारत में, मुझे केरला में और कन्याकुमारी में, मुझे तमिलनाडु में, मुझे पूरे के पूरे मलयाली बेल्ट में और कन्नड़ बेल्ट में, सब जगह मुझे ये विरोध सहना पड़ा। तब मैंने कहा कि नारी को वही अधिकार प्राप्त हैं जो सारे के सारे अधिकार किसी के पास हैं। ये हमारे गुरुदेव ने सिद्ध करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि नारी चूंकि गायत्री का प्रतीक है, गायत्री शक्ति का प्रतीक है, इसलिए अगर वही माँ ही नहीं जप सकती, अगर गायत्री मंत्र कौन कौन जप सकता है? तो गुरुदेव की लिखी हुई किताब मैंने फिर ट्रांसलेट कराई 4 लैंग्वेजेस में, स्त्रियों को गायत्री अधिकार। गुरुदेव ने ये कहा कि किसी जमाने में ऐसा था कि इसको कीमती माना जाता था, बहुत कीमती माना जाता था। इस मंत्र को कोई तंत्र के नाम पे कोई दुरुपयोग न कर ले, कोई मिसयूज न कर ले, इसलिए इस मंत्र को सुरक्षित कर दिया गया, सेव कर दिया गया। परंतु उसमें कुछ ऐसी चीजें लगा दी गई, शर्तें, जो आज बंधन के रूप में बनाई दिखाई पड़ती हैं। क्या शर्तें लगा दी गई? पहली शर्त लगा दी गई कि नारी इसका जप नहीं कर सकती, नारी यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, पुरुष में भी केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, और ब्राह्मण में भी पुरुष भी केवल ब्राह्मण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। ब्राह्मण में भी कुछ विशेष ब्राह्मण तय कर दिए उन्होंने। मित्रों, ये स्वार्थी था हमारा जो मध्यकाल का समय था। 2000-3000 साल पहले कुछ परिवर्तन कर दिया उन लोगों ने, और करके उन्होंने इसको इस तरह से बना दिया कि केवल पुरुषों के लिए है गायत्री, पुरुषों के लिए है यज्ञ, और गायत्री नारी के लिए नहीं है। यज्ञ वह बहुत महंगा हो गया था। यज्ञ करीब उस जमाने में 50,000 रुपये, जो आज के 50 लाख के बराबर होंगे, 50,000 रुपये में पूरा होता था। तो मित्रों, आप सोचिए कि यज्ञ में बैठ नहीं सकती और जप कर नहीं सकती, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती, ऐसी बंदिश हमारे यहाँ शुरू से लगा दी गई नारी के ऊपर। अगर नारी को अधिकार मिल गया और गायत्री की सिद्धि मिल गई और गायत्री के माध्यम से विशेष वर्च्यूज मिल गए, विशेष क्षमताएं मिल गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पुरुषों का बंटाधार हो जाए। ये था मूल कारण। और इस मूल कारण के कारण जो है पूरी तरह समाज में एक टेबू फैल गया कि नहीं, कोई नहीं कर सकता। हम लोगों ने तिरुपति में और मदुरई में 2 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर तीसरा अश्वमेध यज्ञ हमने बेंगलोर में किया लास्ट ईयर, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में बहनों ने भाग लिया। फिर देखते देखते सारे साधु महात्मा, महामंडलेश्वर
और जितने भी हैं, मैं तो महात्मा तो उन्हीं को मानता हूँ जो वास्तव में सही अर्थों में महात्मा हो, पर ऐसे बहुत गिने चुने लोग ही हैं, बहुत सीमित संख्या में हैं। अच्छा काम करने वाली तो ये 5 बहनें हैं जो यहाँ आई हैं आज, ये काम करने वाली। महात्मा का पद दिया जाना चाहिए तो इनको दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो लोग नहीं, जटाजूटधारी और पदवीधारी, वो लोग नहीं जो हर मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। और सब ऐसे नहीं हैं, पर कम से कम 95% तो ऐसे ही हैं। आप मेरे साथ सहमत होंगे, मैं मानता हूँ ऐसा। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारी को एक तरह से यदि हम देखें तो पददलित किया गया है, और ये 21वीं सदी नारी सदी का जो नारा लगा है इसलिए लगा है कि ये 21st सेंचुरी जो है एक नया चेंज लेके आई है। वी आर पासिंग थ्रू ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। हम परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं, और परिवर्तन के महान क्षण में चारों तरफ चेंज हो रहा है, चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है। एवरीवेयर देयर इज चेंज, बैड चेंज भी और अच्छा चेंज, गुड चेंज भी, दोनों चेंजेस हो रहे हैं। बुरा परिवर्तन को छोड़ दीजिए, भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा परिवर्तन क्या हो रहा है? अच्छा परिवर्तन ये हो रहा है कि भारत का वर्चस्व सारे विश्व में बढ़ रहा है। अच्छा परिवर्तन ये हो रहा है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो उसके अंदर समाज सेवा का मादा है, और समाज सेवा के लिए कुछ करने के लिए मन में उमंगे हैं। दे आर वेरी मच ईगर टू पार्टिसिपेट इन द सोशल सर्विस कैंपेन एंड दे आर टेकिंग एक्टिव पार्ट। मैंने यूनिवर्सिटी खोली है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जिनकी बच्चियों को आप सुन रहे थे अभी गीत गाते हुए, और जिनके टीचर को आप देख रहे थे जो कोऑपरेट कर रहा था यहाँ पर उनके साथ गीत में। आप देखिए कि मुझे बहुत मदद मिली इस यंग जनरेशन के माध्यम से। पिछले 2002 से अब तक मैं उसका चांसलर हूँ। मैं सोचता हूँ 14-15 साल के अंदर मैंने इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट, दे हैव लर्नड अ लॉट थ्रू मी। गीता में सिखाता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ, स्क्रिप्चर सिखाता हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ, पर मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि 70% मेरी यहाँ गर्ल्स हैं, सारी की सारी। हमेशा वही क्वालिफाई कर जाती हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और 70% गर्ल्स आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है ये वो तबका है जिसको कि सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, विद्या की ज़रूरत है। ये जो आज हो रहा है मित्रों, आज एक तो मॉडर्न एरा इतनी तेज़ी से आया है, बहुत तेज़ी से आया है, और उस तेज़ी से आए एरा में जब घटनाएं घटती हैं, और घटना घटने के साथ साथ जब उसका रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे 16/12 की घटना याद आती है। आपको मालूम होगा 16/12/2012, 16/12/2012 अभी निकल के गई, अभी थोड़े दिन पहले पास हुई। और उस दिन लोगों ने याद भी किया कि आज से 4 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, 3 साल पहले ऐसी घटना घटी थी। मित्रों, एक लड़की दिल्ली की सड़क पे अपने दोस्त के साथ जा रही है। लड़की मैच्योर है, लड़का मैच्योर है। लड़की हमारे यहाँ पढ़ती थी देहरादून में, और फिजियोथेरेपिस्ट थी, और दिल्ली में जॉब कर रही थी। और उस लड़की को हाईजैक कर लेते हैं 5-6 लड़के जो शराब पिए हुए हैं, 5-6 लोग जो शराब पिए हैं। उनमें एक जुवेनाइल भी है जो 16 साल से कम उम्र का है, और उनमें बाकी जो 5 हैं वो 5 के 5 जो हैं पूरे, वो जो एक मानसिकता जो है उससे भरे हुए हैं कि ये जो दोनों घूम रहे हैं सड़क पे, ये क्यों घूम रहे हैं? हमारी इच्छा के बिना घूम रहे हैं। शराब पिए हुए लोग बिना किसी चिंतन के, बिना किसी उसके उनको हाईजैक कर लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं लड़की के साथ। और मित्रों, जितने वहशियाना तरीके से, जितने बर्बरता से, जितना क्रूअली, जितना ब्रूटली, जितना कह सकते हैं आप, उस तरीके से उसको करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा जो सुनने में आया कि वो जो जुवेनाइल था, जो 14-15 साल का था, उसने रॉड उस लड़की के पेट में डालकर कहा, मर साली, ऐसा कह करके उसको अंतिम उसने जो आहुति दी वो ये दी थी। वो छूट गया अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। और जब वो छूटा तो उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी की गई जैसे वीवीआईपी के लिए की जाती है। आने वाले दिनों में क्या हर बलात्कारी के लिए इसी से व्यवस्था की जाएगी? जो जहाँ से छूटे तो उसके लिए क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ उसको वीवीआईपी केयर दी जाएगी? मित्रों, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं पूछता हूँ आपसे, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे पूछता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक एक्सेप्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को, मिनिस्ट्री को, और सारे के सारे जितने भी, मैंने तो अप्रोच किया, मैंने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया कि इनको सबको 4-5 को फांसी की सजा पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्रमाण मिल गए हैं। तो प्रमाण की क्या प्रतीक्षा है? अब किस चीज़ का इंतजार है? अगर 5 को फांसी की सजा दे दी जाती मित्रों, तो उसके बाद जो कम से कम 20-25 हज़ार केस हो चुके हैं बलात्कार के, वो न होते हैं। 20-25 हज़ार केस हो चुके हैं। और ये बलात्कार बहुत सारी यंग बच्चियों पे हुए हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कैन यू इमेजिन?
आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों पे करना क्या क्या कोई कोई मतलब एक इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। मैं क्या क्या दे सकता हूँ कि बस सबसे बड़ा ये एक नर पिशाच जैसा काम है और कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर यंग विमेन के साथ हुआ है, हो रहा है, निशंसतापूर्वक हो रहा है। ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन बढ़ा है, सेमी अर्बनाइजेशन बढ़ा है। एक अर्बन सिटी है, बड़ी सिटी है, उसके साथ साथ सेमी अर्बन एरिया है, उसके साथ एक लोकल रूरल एरिया है। और उस रूरल एरिया में, अर्बन सेमी अर्बन एरिया में कहीं भी कुछ हो सकता है, कभी भी किसी भी लड़के के साथ कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई आज के मॉडर्न इंडिया में? हम साइंस की दृष्टि से आप देखिए तो हमारे साइंटिस्ट ने इसरो से इतने बड़े बड़े सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं। हमारे यहाँ साइंस की दृष्टि से प्रगति खूब हुई है। लड़कियों ने पढ़ना चालू कर दिया, साइंस पढ़ना चालू कर दिया, और पढ़ करके यहीं से कल्पना चावला निकलती हैं, यहीं से एक वो निकलती हैं, उन्हीं की कलीग निकलती है उर्मिला देसाई करके। और इसी के साथ साथ ढेर सारी बहनों ने बड़े बड़े लॉरेल्स अर्न किए हैं। पर क्या कारण है कि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमारी जो लड़कियों के प्रति जो दृष्टि है वो बदलती क्यों नहीं? जब तक नर की नारी के प्रति दृष्टि नहीं बदलेगी, जब तक वो उसके मन में ये नहीं आएगा कि ये मेरी मदर के समान है, ये मेरी माँ के समान है। मैं तो एक घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपनी माँ को लेकर के अनाथालय पहुँचा, और वो अनाथालय में जब गया तो उसने अपनी माँ को बिठाया, तो माँ को देखते ही अनाथालय का मालिक उठ के खड़ा हो गया। वो अनाथालय इसलिए पहुँचा था कि वो ओल्ड एज होम भी था और अनाथालय भी था, तो उसमें ओल्ड एज होम में माँ को रखने गया था। उसकी पत्नी को पसंद नहीं थी उसकी माँ। बस उसने जैसे ही बात की तो उसने कहा नहीं, आप रुक जाइए, आप बैठिए, थोड़ी देर में आपकी माँ से बात कर लूँ। बस वहाँ से उसने बहुत देर तक बात की खूब, और उसके बाद उठ के प्रणाम भी किया उसने। तो बुजुर्ग आदमी प्रणाम कर रहा है उसकी माँ को, आखिर क्या बात है? उसने कहा, आप जानते हैं मेरी माँ को? बोले, हाँ मैं जानता हूँ आपकी माँ को। आप जिन्हें आज लेके आए हैं ना, ये 20 साल पहले आप जैसे अनाथ बच्चे को यहाँ से लेके गई थी और आपको पाला पोसा है, आपको पाला पोसा। जिस अनाथ बच्चे को लेके गई थी, उस अनाथ बच्चे ने बड़े होने के बाद उस माँ को लाके अनाथालय में फिर पटक दिया। मित्रों, ये आदमी की दृष्टि, नर की दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक नारी कैसे ऊंची उठेगी? नर की दृष्टि को बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अंदर जो एक पाश्विक मानसिकता बैठी हुई है, एक अश्लीलता की दृष्टि बैठी हुई है, हर नारी हमारे लिए भोग गया है। ये जो हमारे यहाँ से जो हमला करने के लिए हमारे यहाँ आए कई देशों से लोग, उन्होंने क्या किया कि देखते देखते उन्होंने पूरा हर चीज़ का उपभोग करते चले गए, वनों को काटते चले गए, जंगलों को काटते चले गए। कहीं नारी काम करती हुई मिली, सुंदर लाड़ियाँ मिली तो इकट्ठी कर ली पूरी की पूरी और बंद कर ली और अपने साथ ले गए। चाहे गजनी से आया हुआ महमूद गजनवी हो और चाहे वो कोई भी हो, सिकंदर हो, कोई भी हो, सबके सब न जाने कितनी नारियों को ले गया। तो ये तो उन्होंने किया, पर हमारे देश के राजस्थान के लोगों ने भी तो इतना ज़्यादा किया है, हमारे राजाओं ने भी तो किया है, हमारे मुगल शासकों ने भी तो आने के बाद यही किया है कि हरम के हरम भरे रहते थे नारियों से और उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ होता था, सब तरह से, छोटी छोटी भी होती थी। एक तरह से दास व्यापार भी जो है उसी के माध्यम से पनपा मित्रों। उसमें स्लेवरी भी पनपी और बहुत सारा सब बेच दिया जाता था, महिलाओं को बेच दिया जाता था। ये जब कमोडिटी बन गई, नारी जब कमोडिटी बन गई, तो नारी ने भी शायद ऐसा स्वीकार कर लिया कि मैं कमोडिटी हूँ, मैं अश्लीलता के बिजनेस में एक व्यापारी हूँ, मैं एक वो हूँ, पात्र हूँ, मेरी भी बिक्री हो सकती है। तो कुछ नारियों ने, कुछ बहनों ने अपनी अस्मिता को भूल करके अपने आप को अश्लीलता के मार्केट में सौंप दिया, और कुछ ने अपने आप को आज के मीडिया, फोर्थ जो कॉलम है हमारा, चौथा स्तंभ, उसको सौंप दिया। तो मित्रों सोचिए क्या स्थिति हुई कि 25% उधर से कंट्रीब्यूशन मिला, 75% तो पहले से ही था, हावी था युवा मानस, हमारा जो जनमानस, जो एक नॉर्मल दृष्टि है, उनकी जो दृष्टि थी वो अश्लीलता की दृष्टि थी। तो उसके नाते उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन जारी रखा। चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं इसको थोड़ा बाद में लूँगा। मैं बात करता हूँ घर में घुटती हुई नारियों की। 80% नारियाँ घरों में घुटती हुई जीवन जीती हैं, 80% नारियाँ। मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ अपनी पत्नी के साथ, जिनका आपने अभी वीडियो सुना, मैं अपनी पत्नी के साथ जब बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो मित्रों मेरे को 80% कहानियाँ रोज़ सुनने को मिलती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। उनको दे आर
डेफिनेटली बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनको ननन से सुनना पड़ रहा है, उनको सास से सुनना पड़ रहा है, उनको ससुर से सुनना पड़ रहा है, उनको अपने पति देवता से सुनना पड़ रहा है, जिसके साथ उसने प्यार भी किया था। लव मैरिज भी हुई थी, और लव मैरिज होने के बाद फिर न जाने क्या होता है, वो रातों रात बदल जाता है, वो आदमी टोटली बदल जाता है। न जाने क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, वो चेंज होते ही तुरंत वो अपनी माँ के पक्ष में, मैंने मातृभक्त कभी था नहीं पर मातृभक्त बन जाता है, और बहन का प्रेम प्यारा भाई बन जाता है, और उसकी बात सुनने लगता है। कभी अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता बैठ करके, अगर पत्नी की बात सुनता तो शायद समझ पाता कि उसकी पत्नी लड़ा नहीं रही है उसको, उसकी पत्नी उसको बता रही है, केवल बता रही है, इन्फॉर्म कर रही है कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ। सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है। बहुत सारे जो ग्रह कलह के केस में तो इसी तरह से होते हैं। एक पक्षी है, दूसरा पक्षी है, पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे, प्यार हो गया, एक ही बिजनेस में थे, प्यार हो गया। प्यार होने के बाद ऐसा उन्माद आया कि शादी कर ली। शादी करने के बाद अब वो पति और पत्नी दोनों झगड़े चालू हो गए, वही प्यार झगड़े में बदल गया। मतलब सी द पैराडॉक्स कि वही झगड़े में बदल गया। तुम खाना नहीं बना सकती, माँ भूखी थी, आज मैं भूखा हूँ और कल पिताजी भूखे रहेंगे, ऐसा कैसे होगा? तुम खाना बनाना सीख लो ना, पत्नी ने कहा। वो भी तो उसी में काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तुम खाना बनाना सीख लो। एक दिन तुम बना दिया करो, एक दिन में, जैसे अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला ऑड इवन का शादियाँ लागू हो जाए। एक दिन पति बनाए, एक दिन पत्नी बनाए, एक दिन पति बनाए, एक दिन पत्नी बनाए। मुझे समझ में नहीं आता मित्रों, ये झगड़ा कब खत्म होगा? झगड़ा खत्म होता है डाइवोर्स में। 3 या 4 साल के अंदर डाइवोर्स हो जाता है। और जब ये डाइवोर्स होता है तो उस लड़के की किस्मत क्या रहती? कुछ भी नहीं रहती, कहीं नहीं खड़े होने लायक नहीं रहती। इवन इफ शी इज़ हैविंग ए MBA डिग्री, इवन इफ शी इज़ हैविंग MCA डिग्री, PhD है, कुछ भी है, तो भी उस लड़की के पास कुछ भी नहीं है। अब मार्केट में कहाँ जाएगी वो? किधर जाएगी? किससे जॉब मांगने जाएगी? जहाँ जाएगी वहाँ एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है। और वो एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा इस सीमा तक है कि उसको जीने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो मित्रों स्थिति है आज नारी की, इस नारी की स्थिति को समझने के लिए हमें बहुत कुछ भावनात्मक स्तर पे उस धरातल पे आगे सोचना पड़ेगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि नारी जागरण की बात तो कर रहे हैं पर हम शायद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें नर को समझाना पड़ेगा, मनुष्य को समझाना पड़ेगा, हर पढ़े लिखे को समझाना पड़ेगा, और हमें आपस में संवाद पैदा करना पड़ेगा, आपस में बातचीत का एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे NGOs भी होना चाहिए जो NGO जाके बात करें, घरों घरों में जाके बात करें, नंदों को समझाएं, सासों को समझाएं और उनके पतियों को भी समझाएं, उनसे बात करें, उनको बताएं कि परिवार निर्माण कितनी बड़ी चीज़ है। परिवार निर्माण हमारे प्रजातंत्र की इकाई है, जो हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ आवर वर्ल्ड, आवर कंट्री। और बिगेस्ट डेमोक्रेसी में इसकी एक छोटी सी माइक्रो यूनिट अगर है तो परिवार संस्था है। परिवार संस्था जिंदा रहेगी, परिवार में संस्कार जिंदा रहेंगे, परिवार में सारे वाइब्रेशन जिंदा रहेंगे तो सब जिंदा रहेगा। पर अगर परिवार संस्था समाप्त हो गई, सब समाप्त हो जाएगा। मुझे क्या लगता है मित्रों, इस समय मित्रों, मैं जितने बड़े संगठन में खड़ा हूँ, जितने बड़े संगठन को मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा काम हम लोगों ने जो किया है, परिवार में संस्कार जिंदा किए हमने। सबसे बड़े संस्कारों की परंपरा पुनर्जीवित की है, और संस्कारों को पुनर्जीवित करने में नारी का सबसे बड़ा हाथ है। नारी ही बच्चे को पढ़ाती है, नारी ही बच्चे को जिंदा रखती है। आप कल्पना कीजिए, एक छोटा सा भ्रूण एम्ब्रियो जो बनता है फर्टिलाइजेशन से, 2 पति पत्नी मिलन हुआ, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन से भ्रूण बना, उसको कौन विकसित करता है? कभी बाप ने आके देखा माँ के पेट में कि वो भ्रूण क्या कर रहा है? उसने देखा कि कितना तप करती है ये पत्नी, मेरी पत्नी, ये विटामिन D खाती है, कैल्शियम खाती है, ये एक्स्ट्रा खाती है क्योंकि बच्चे के लिए खा रही है। आप कल्पना कीजिए कि वो सारा ध्यान रखती है न्यूट्रिशन में अपना और अपने बच्चे का, दोनों का। तो डॉक्टर सलाह दे रहा है आपको न्यूट्रिशन के हिसाब से खाना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को भी चाहिए और आपको भी चाहिए, दोनों को चाहिए। अगर आप दोनों नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप कम मत खाइए, पूरा खाइए। खाना खाती है, खाना खाने के साथ साथ वो थोड़ा आराम कर ले, तो ऐसा भी स्थिति नहीं है। वो एक्सरसाइज भी करती है, सब कुछ करती है, पूरा अपने आप को फिट रखने की भी कोशिश करती है, जॉब भी करती है, 6-7 महीने तक जॉब, 6 महीने तक जॉब करती, 7 महीने तक जॉब करती। कई बार तो मैंने 8 महीने तक जॉब करते हुए देख करके, जॉब से ही मेरे यहाँ की जो नर्सेस थी, मैंने अपनी जॉब से उनको रवाना किया। मैंने कहा जाओ भाई जाओ, ये तो कुछ हो सकता है, तुम जाओ, जल्दी जाओ, और रवाना किया है अपने हॉस्पिटल में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नारी इन सब कष्टों को सहन करती है क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा बालक पनप रहा है। सबसे बड़ी तपस्या माता करती है, माँ करती है। अगर माँ नहीं होती तो हम लोग नहीं होते मित्रों। माँ सबसे बड़ी शक्ति इस धरती की, सबसे बड़ी शक्ति। और उस माँ की
उस माँ का एक आंसू अगर गिरता है जमीन पर, सारी धरती पे प्रलय आ जानी चाहिए इस समय कि क्या बात है, आखिर माँ क्यों रोई, क्यों माँ के आंसू नीचे जमीन पे कैसे गिरे। हमें संवेदना के माध्यम से मानव मात्र को समझाना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, माँ के प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो माँ तप करती है 9 महीने तक, पूरा एक प्रकार से यज्ञ करती, जीवन यज्ञ करती है, और जीवन यज्ञ करती हुई वो पूरी तरह से अपने आप को होम कर देती है। और होम करती हुई क्या करती है, लास्ट में और जब 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेबर इज ए वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट आफ्टर दैट पेन शी इज फुल ऑफ सो मच ऑफ इनर जो ब्लिस कहते हैं ना जिसको, वो अंदर की खुशी उसको इतनी ज़्यादा होती है कि वो बस अपने बच्चे को यहाँ सटा के चुपचाप सो जाती है। अच्छी थकान आती है उसको, नींद आ जाती है। मैं न जाने कितनी डिलीवरी मैंने खुद कराई है अपने हाथों से, न जाने कितनी मैंने देखी हैं होती हुई, और मैंने देखा है अपने बच्चे की भी डिलीवरी मैंने देखी थी खुद। मैं जानता हूँ मित्रों कि कितना बड़ा भगवान का चमत्कार है। अगर भगवान नहीं है आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ नास्तिक, गलत हैं आप। सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है, और माँ का बच्चे को जन्म देना सबसे बड़ा चमत्कार है, ईश्वर का इस संसार में होना का परिचायक है। ये देखो माँ का एक दूसरा, ईश्वर का दूसरा रूप ये माँ है जो एक दूसरी संतति को जन्म दे रही है। इसको देखो, ये है सबसे बड़ी। अगर ये नहीं समझ पाते आप तो आप क्या समझ पाते हो। उसके बाद घर आती है वही माँ जब बच्चे को लेके, तो सास उस पर नाराज होती है, ननंद उस पर नाराज होती है, और सब उस पर नाराज होती है, तरह की बातें, काम नहीं करती, वो नहीं करती। नौकरानी समझ रखा है उसको, रसोईदारी समझ रखा है उसको, धोबिन समझ रखा है उसको, सब तरह के जितने भी काम है घर में वही करेगी और कोई नहीं करेगा। बस ये जो नारी के प्रति जो एटीट्यूड है, दिस एटीट्यूड हैज टू चेंज। वी हैव टू क्रिएट ए रिवोल्यूशनरी सेटअप, रिवोल्यूशनरी ऐसा कुछ माहौल बनाना पड़ेगा हमको कि ये चेंज होना चाहिए, एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। इसके लिए चाहे हमको मीडिया में खूब लिखना पड़े, ब्लॉग्स लिखना पड़े, हम सब मिलकर लिखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं समाज में, गलत हो रही हैं मैं मानता हूँ, पर सबसे बड़ी हमारी जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो नई संततियों को जन्म देने वाली माएँ होनी चाहिए, और वो नई संततियाँ होनी चाहिए जो बच्चियाँ आ रही हैं, यहाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जो बच्चों की देखभाल करती हैं, जो बच्चे आते हैं और आवारा बच्चे हो जाते हैं उनको देखभाल करती हैं। ढेर सारा रचनात्मक काम करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की ज़रूरत है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है कि हम अपनी नारी शक्ति को अगर हमने संभाल के नहीं रखा मित्रों, नारी संवेदनशील है, नारी अपने अंदर संवेदना का बहुत बड़ा भंडार लिए हुए बैठी हुई है। उस भंडार के माध्यम से वो बहुत कुछ कर सकती है। वो अपने बेटे को सैनिक भी बना सकती है, वो अपने बेटे को डॉक्टर भी बना सकती है, बेटे को इंजीनियर बना सकती है, नेता भी बना सकती है, अच्छा बढ़िया नेता बना सकती है। परंतु उस नारी को संस्कार तो मिले, उस नारी को सुसंस्कारिता तो मिले, उस नारी को कुछ प्रशिक्षण वगैरह तो मिले, ताकि प्रशिक्षण के माध्यम से वो डेवलप हो सके। वो प्रक्रिया में तो हम लोग शहर में बैठे हैं, मुंबई जैसे महानगर में बैठे हैं। मैं उस बात पे फिर आता हूँ जिसमें मैं आके रुक गया था बीच में। नारी विज्ञापन की दुनिया में प्रवेश कर गई, और विज्ञापन की दुनिया में प्रवेश करके उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। आप कल्पना कीजिए, जस्ट कल्पना कीजिए कि एक सीरियल में काम करने वाली किसी नारी से आप अकेले में इंटरव्यू करने की कोशिश करें। मैंने किया इंटरव्यू, और मैंने उसके ऊपर जो हुए टॉर्चर वो उसको सुना है मैंने, एंड आई नो कि वो कितना हंस के वहाँ प्रस्तुत कर रही थी अपने आप को, परंतु जब उसके ऊपर जो टॉर्चर हुए, सेक्सुअली शी हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड 20 टाइम्स। आफ्टर दैट शी इज एबल टू कम टू स्क्रीन। क्या मजबूरी है स्क्रीन पे आना? मजबूरी है क्या? वो सीरियल देखना आपकी मजबूरी है? हाँ, मेरे ख्याल से हमारी मजबूरी है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो देखती थी, और आज भी देखती हैं उससे जुड़े हुए कई सीरियल। हम उसको देखते हैं इसलिए सीरियल बनते हैं इसलिए उसमें कलाकार जाते हैं, और उसमें जाते हैं तो एक्सपर्ट होते हैं। इसी मुंबई नगरी में, इसी माया नगरी में क्या हम रोक सकते हैं विशेष सर्किल को? क्या हम कर सकते हैं सीरियल्स का पूरा फेस ही चेंज कर दें? क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते कि इन सीरियल्स की बजाय तो हम महामानवों के ऊपर, महानारियों के ऊपर, जो शक्ति है ऐसी एनजीओस के ऊपर सीरियल बनाए? पर वो नीरस हो जाएंगे, लोगों को लगे नीरसता है, लोगों को जेलसी और वैम्प और विलेन और ये देखने का इतना ज़्यादा अभ्यास हो गया है कि उनकी रुचि को बदलना पड़ेगा। मतलब टोटल मेरा एक लास्ट ईयर का लेक्चर में लाने की कोशिश करता हूँ, थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति। विचार बदलने पड़ेंगे लोगों के कि भाई इसमें आप थोड़ा टेम्पररी आपका वो हो रहा है एंटरटेनमेंट, पर आप इसके माध्यम से आप किसको बल दे रही हैं?
आप बल दे रहे हैं और बल दे रही हैं आप उस चीज़ को, उस थॉट को, जिस थॉट के माध्यम से ये नारी का बहुत ही विकृत स्वरूप सामने आ रहा है। मित्रों, इसके अलावा एक और, हम जाते हैं कहीं तो हमें अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए तो मेकअप करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए तो 1.5-2 किलो का, 2.5 किलो का एक अच्छा सा लोड लेकर के हम जाते हैं। और वो मैं सोचता हूँ कि नारी से मैं आज कहूँ, नारी शक्ति से इस मंच के माध्यम से क्या जरूरत है? अगर आप जो जैसी दिखती हैं वैसी क्यों नहीं आ सकती हैं आप? क्या जरूरत है आपको इतना बड़ा 2.5 किलो का ये पुता हुआ शेप लेके जाने की? अगर मान लीजिए रात में गलती से आपने चेहरा धो लिया और आपके पति ने आपको नहीं पहचाना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या जरूरत है? नहीं, मेकअप करना जरूरी है, मेकअप करना जरूरी है, मेकअप करना जरूरी है। मुझे समझ में आता है मेकअप वालों की दुनिया, अरबों डॉलर्स की दुनिया है, गुच्ची की और दुनिया भर की दुकानों की। आप देखिए इनकी इतनी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया चल रही है इनकी, और इस सारा के सारा जो मार्केट है पूरा लकमे से लेके, और मैं सफ़ेद होना चाहता हूँ, सफ़ेद होना चाहती हूँ, गोरा होना चाहती हूँ, ये जो मार्केट चल रहा है केवल इसी वजह से चल रहा है कि हम चाहते हैं। एक दिन आप चाहना बंद कर दीजिए, बस एक दिन आप गुणों को चाहना चालू कर दीजिए, शरीर को मत देखिए। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, कबीरदास जी कह गए कि मिट्टी है ये पूरी पूरी, ये मिट्टी में मिल जाएगी, पर गुण तो नहीं मिलेंगे ना मिट्टी में, गुण तो हमेशा जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। तो गुणों को क्यों नहीं पूजा करते? गुणों की पूजा नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती तो गुणों की पूजा होती है। मित्रों, हम नवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, और नवरात्रि मनाते हैं तो नवरात्रि में हम प्रेम से, बड़े प्रेम से देवी को पूजते हैं। नवरात्रि 2 बार आती है, 4 बार आती है, वैसे 4 बार आती है पर हम 2 बार ज़्यादा मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि। इन नवरात्रियों में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कन्या का पूजन भी करें, कन्या को भोजन भी कराएं, वो भी करते हैं हम लोग, और देवी का दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। पर कभी सोचा कि कहीं ये दुर्गा खड़ी हो गई उठ करके, और दुर्गा उठ के खड़ी हो गई, वो खड़ी होकर के वो जो उसने उसके ऊपर रखी है महिषासुर के ऊपर, वो जो उसने अपना भाला लगा के रखा वो मेरे ऊपर लगा दिया, तो नारी ऐसा स्वरूप अख्तियार कर सकती है आने वाले वर्षों में मित्रों, यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो। पुरुष ने नहीं बदला तो दुर्गा सप्तशती का दुर्गा रूप आएगा, वो वाला दुर्गा रूप आएगा। आप क्यों नहीं कल्पना करते, हर दिन आज से लेकर, आज 2016 की जनवरी में 9 तारीख को हम लोग एक घोषणा करते हैं कि आने वाले 10 साल हम लोगों को नारी के प्रति एक सम्मान का स्वरूप और नारी के प्रति दुर्गा वाला स्वरूप, इसकी पूजा करनी है। और हम 10 साल में प्रतिदिन नवरात्रि की तरह से जिएंगे। बेटा, फादर को डॉक्टर्स ने ये बताया है कि अर्ली स्टेज कैंसर है, और तुम में से कोई एक आ जाओ। बड़े बेटे को फ़ोन किया, बड़े बेटे ने, माँ तुम जानती हो जॉब बहुत मुश्किल है और मैं नहीं आ सकता, छोटे वाले से बात कर लो, सेकंड से बात कर लो। सेकंड से बात की, सेकंड ने कहा थर्ड से बात कर लो। थर्ड ने कहा कि हम तीनों के पास तो टाइम नहीं है, हम तो नहीं आ सकते हैं, अभी तो नहीं आ सकते। आप सारे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस कराना हो हम पैसे यहाँ से भेज देंगे, आप चिंता मत करो, पर इन्वेस्टिगेशंस करा लो, बाकी हम लोग सेवा करने के लिए नहीं आ सकते। बेटी से बात की तो बेटी ने कहा कि मैं और आपके दामाद, हम दोनों तुरंत रवाना हो रहे हैं, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं तब तक रहूंगी वहाँ जब तक पापा की डायग्नोसिस नहीं हो जाती, ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, जब तक पापा ठीक नहीं होता तब तक रहूंगी। छुट्टी लेके आ गई पूरी तरह से, 3 महीने तक रही यहाँ पर, और यहाँ वो ठीक करके गई पिताजी को। बेटी बाप बेटे से ज़्यादा काम की होती है मित्रों, बेटी बेटे से ज़्यादा काम खपा देती है। अननोन परिसर में जाती है, और अननोन परिसर में जाकर के वहाँ पर अपने आप को लगा देती है पूरी तरह से। मतलब कहाँ कौन सा घर, किसका घर, क्या घर नहीं जानती थी, परंतु वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ के सारे रिश्तेदार उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, और सब उससे बात भी करते हैं, प्रेम से बात भी करते हैं शुरू में अच्छी तरह से। ऐसे परिसर में जाने के बाद जब उसको घृणा मिलती है, बदले में ये मिलता है, तो मुझे लगता है मित्रों कि हम बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वी आर नॉट बिहेविंग लाइक ए सैन पीपुल, वी आर नॉट लाइक ए सैन सिटीजन्स। हम लोग कहीं ना कहीं वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ नॉनसेंस विद द वीमेन पावर। वीमेन पावर जो बोलते हैं ना, नारी शक्ति, तो वीमेन पावर बहुत बड़ा पावर है मित्रों। ये एक न जाने कितने हॉर्स पावर से भी बड़ा पावर है ये वीमेन पावर। यदि इसको समझ लिया कि अगर नारी शक्ति अगर जाग गई पूरे देश की, और नारी शक्ति ने मिलकर के काम करने चालू किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें? हमारे नारी शक्ति आंदोलन में 5 चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। नारी सुरक्षा, सुरक्षा की दृष्टि से नारी अभी भी डिपेंडेंट है पुरुष पे। नारी शिक्षा, शिक्षा की दृष्टि से अभी भी बहुत सारी बच्चियां बीच में से एजुकेशन छोड़ देती हैं। नारी शिक्षा। नारी स्वास्थ्य, नारी के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को, बहुतों को आइडिया नहीं है कि क्या
अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम है वो अपने चीज़ें बता भी नहीं पाती, अपनी माँ से भी नहीं बता पाती, सास से भी नहीं बता पाती, पति से बताती है तो पति कहते हैं तुम परेशान मत किया करो, मैं वैसे ही इतना परेशान होकर आता हूँ, तुम मुझे परेशान करती हो। और अब बेचारी वो परेशान ही नहीं दिख रहा है और मुझे और परेशान करती हो तुम मत किया करो, तुम खुद जाके चेकअप करा लो। वो कहाँ जाएगी बेचारी, अवेयरनेस नहीं है उसको। सुरक्षा स्वास्थ्य, नारी की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। उसके बाद नारी का स्वावलंबन। नारी हैज़ टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आई एम वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी, और उसके लिए मैं जितने तरह के आंदोलन चल सकते हैं वो चलाने के लिए तैयार हूँ पूरे देश में। मैं सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए तरह तरह के गृह उद्योग चालू करने को तैयार हूँ, जैसे लिज्जत वालों ने चालू किया था। जैसे अभी हमारे बीच में एक बहन आई हैं जो बता रही हैं कि हम उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। तो जब तक नारी को अपने पैरों पे नहीं खड़ा किया जाएगा, मैं तो तुरंत जो आती है मैं कहता हूँ तेरे को अगर तेरे पति ने छोड़ दिया है और तेरे को तेरी सास और उनसे तू बहुत ज़्यादा परेशान है तो तू अपने पैरों पे खड़ी हो जा, और तेरी पैरों पे खड़े होने में मैं मदद करूँगा तेरा, मैं आई विल बी विथ यू। हमारा पूरा संगठन साथ देगा तेरा। 200 प्रकार के गृह उद्योग डेवलप किए हम लोगों ने, और 200 प्रकार के गृह उद्योग के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं करते एक काम कि जीवन में कम से कम एक काम करिए। एक महिला को, एक लड़की को जो आपकी परिचित न हो, आप रिश्तेदार न हो, उसको आप खड़ा कर दीजिए अपने पैरों पे। अगर आपने एक को खड़ा कर दिया तो आपको इतना पुण्य मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा, भगवान आपको उस स्वर्ग से आशीर्वाद देंगे कि इतना बड़ा काम कर दिया। आप खड़ा कर दीजिए, उसके बाद आपके संपर्क में आने वाले जितने हैं उनको उतनों को खड़ा करते चले जाइए। आप देखते चले जाइए। देखते देखते नारी जागरण के माध्यम से हम पूरे समाज को सुरक्षित रख सकेंगे। ये जो समाज है मित्रों, ये समाज बना है पूरा के पूरा ढांचे से, जिसमें कि नारी है, नर है, बच्चे हैं, उनके संततियां हैं। उन्हीं के माध्यम से हम संस्कार संप्रेषित करते हैं, संस्कार नीचे देते हैं। जो संस्कार देते हैं वो संस्कारों को कन्वे करने का काम नारी का ही है। घर के अंदर संवेदना का माहौल बनाने का काम भी नारी का ही है। घर के अंदर भोजन के माध्यम से जो सब कुछ अच्छी चीज़ देने का काम है वो भी नारी का ही है। मतलब भोजन में भी जो संस्कार संप्रेषित किए जाते हैं, अगर नारी गुस्से में है, बहन गुस्से में है हमारी, वो गुस्से में काम कर रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि वो भोजन जो खाएगा ना उसको भी गुस्सा आएगा। संप्रेषित हो गया ना, वो उसमें चला गया ना। पति ने आके पत्नी को नाराज होकर डांटा बुरी तरह से, पत्नी ने गुस्से में रोटी बनाई और वो रोटी बच्चों ने खाई, बच्चे बाहर जाके लड़े। छोटी सी कहानी, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। वाइब्रेशंस चले जाते हैं सारे के सारे। ये सूक्ष्म संस्कारों का विज्ञान है अध्यात्म, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का विज्ञान है अध्यात्म। और जब तक आध्यात्मिक दृष्टि से नारी जागरण को हम नहीं कल्पना करेंगे, जब तक आध्यात्मिक विजन से हम लोग नारी जागरण के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे दिमाग में वही आएगा, विमेन लिब, विमेन लिब, विमेन लिब। अरे आप क्या बात करते हैं, देखिए इंदिरा नूई बनी हुई हैं, देखिए चंदा कोचर बनी हुई हैं, आप तुम्हें वो सुनाने लगेंगे सारी चीज़ें। वो मैं जानता हूँ, मेरे पास सबके नाम हैं, 20-25 के नाम मैंने सुने हुए हैं और उस 20-25 से मिल भी चुका हूँ। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो घरों में घुट रही हैं, जो घुट घुट के मर रही हैं, कहीं नहीं कह पाती अपनी बात। कोई काउंसलर वहाँ नहीं जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने काउंसलर्स तैयार करूँ, साइकोलॉजी की जो मेरे फैकल्टी उसके माध्यम से, वो घर घर जाकर काउंसलिंग करें, बात करें, कहाँ परेशानी है। वो नहीं आएगी आपके पास, आपको जाना पड़ेगा और जा कर के उनके दिलों को खोलना पड़ेगा। दिलों को खोल करके उनके अंदर छिपे हुए जो वायरस है उसको निकालना पड़ेगा, जो परेशान कर रहा है उनको। मित्रों, इस प्रकार से अगर हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित कर पाए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूँ अट्रैक्ट करना स्लाइड्स के ऊपर। चाहूँगा स्लाइड प्रेजेंटेशन। देखिए, ये सेक्स रेशियो है जो इस समय बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। और अभी जो 2011 का डेटा आया है मेरे पास, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। उससे पता चलता है कि वास्तव में 2011 में तो और भी ज़्यादा हुआ है। ये जो फीमेल फेटिसाइड हो रहा है उसकी वजह से कितने ज़्यादा वो हो रहे हैं। डॉक्टर्स को पनिशमेंट मिल जाता है, मशीन हमारी जब्त हो जाती है, पर एक को होती है, 99 बच जाते हैं। 99 जो बच जाते हैं वो अभी भी ये काम कर रहे हैं। अभी भी मेल फीमेल का सेक्स पता लगाने की परंपरा चल रही है। नेक्स्ट।
ये जो सॉरी जो हमारे एफर्ट्स हैं, शिफ्ट किया, हमारे जो एफर्ट्स हैं गायत्री परिवार के, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो फिर आपको किसी को जीवन देने का क्या अधिकार है? उंगली पकड़ के मेरी बच्ची कहती है अंदर से, उंगली पकड़ के तेरी चलने तो दे माँ, मुझे तू इस जग में आने तो दे, मुझे कुछ चमत्कार करके दिखाने तो दे। ये अगर हो जाए तो आनंद आ जाए बिल्कुल। स्टॉप एबॉर्शन। Every 23 seconds, a child is dying without seeing the light of the day. Can you do something? Stop female feticide before there are no girls left in this world. गर्ल्स ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या करेंगे? पुरुष ही आपस में लड़ेंगे और लड़ के मर जाएंगे, मतलब धरती समाप्त हो जाएगी, अस्तित्व समाप्त। धरती का अस्तित्व जिंदा रहे इसके लिए 60% वुमेन होना बहुत जरूरी है, ताकि वो 10% प्लस जो है वो भी केयर कर सके आपके इमोशंस की और आपकी विभिन्न प्रकार की फीलिंग्स की। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कुछ जो हम लोग, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये जो शोभना मेहता चेयरपर्सन है गुजरात महिला विकास आयोग की, मेरे ख्याल से गुजरात से आई हुई बहनें जानती होंगी इनको। गायनिक एसोसिएशन ऑफ वडोदरा के प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ हमारे बच्चों हमारे संगठन के साथ काम कर रही हैं। डॉक्टर पाटनी ऑफ सयाजी हॉस्पिटल एंड गीताबेन गढ़वी इंटरव्यू ऑन टीवी चैनल दे रही हैं पूरा। ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है गायत्री परिवार का, पूरे देश के लोगों 9.5 करोड़ लोग हमारे जो है पूरे देश में कोने कोने में जगह जगह नारी जागरण आंदोलन को चला रहे हैं। हम लोग हैं इसलिए नारी जिंदा है, आप लोग हैं इसलिए नारी जिंदा है। आप लोग और खड़े हो जाएंगे तो नारी जिंदा रहेगी। हमको कोशिश यही करना है कि हम सब मिलजुल करके इस संगठन को और बल दें, इस प्रक्रिया को और बल दें। स्टॉप फीमेल फीटिसाइड एक्टिविटीज ऑफ गायत्री परिवार, नेक्स्ट प्लीज। एक्टिविटीज ऑफ गायत्री परिवार, ये बैनर लेके चल रहे हैं और अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। आप चलिए सिटीज में निकलिए। देखिए नारी जागरण है, इसका मतलब नारी सोई नहीं है, नारी जगा रही है आपको। आप जागिए कि नारी के बारे में अवेयरनेस पैदा करिए ताकि आप इस हल्ले गुल्ले से आप जागें कम से कम कुछ। फिर विमेन एम्पावरमेंट कैंपेन जो हमने चालू किया, दिस इज बीइंग पार्टिसिपेटेड बाय 60 to 70% वर्कर्स ऑफ गायत्री परिवार आर वीमेन। मुझे उनसे ही काम कराना है, मुझे उन्हीं से इस युग परिवर्तन एरा ट्रांसफॉर्मेशन का काम कराना है। तो मुझे तो उन्हीं को एम्पावर करना है और मेरे साथ साथ मेरी पत्नी शैल वाला बहन वो भी काम करती हैं। इनको जो सब लोग जीजी प्यार से जीजी बोलते हैं, हमारी वंदनीय माता जी ने वही रोल प्ले किया गुरुदेव के साथ, वो मेरे साथ वो रोल प्ले कर रही हैं। और हम लोग सब मिलजुल करके हम वी ट्राई टू एम्पावर वुमेन, कोशिश करते हैं। ये जो इंडिसेंट एक्सपोजर है, मतलब जो पोस्टर है, अश्लील पोस्टर हैं, इनकी होली जलाई जानी चाहिए। नेक्स्ट, जो आज हो रहा है ना कि ये जहाँ न्यूज़पेपर आया उसमें आप देखेंगे तो गंदे फिल्मी पोस्टर मिलेंगे आपको। क्या हम इनको जला सकते हैं? क्या इनकी होली मना सकते हैं हम लोग? हम लकड़ी की होली तो खूब मनाते हैं, परंतु यदि ये मनाना चालू कर दें तो वास्तव में सही अर्थों में लोगों के पास गलत चीज़ पहुँचेंगी नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ज्ञान क्रांति से नारी जागरण आंदोलन को गति मिलनी चाहिए। ये गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य है, कुछ बुक्स मैंने भी लिखी हैं इसमें। आप देखिए कि क्यों जरूरी है, पढ़ें और पढ़ाएं दूसरों को जानकारी दें। नेक्स्ट प्लीज। मच इज लॉस्ट बट नॉट फर्दर। बहुत खो चुके और न खाएं। फंडामेंटल राइट्स दें नारी को, आत्मसम्मान दें, सेल्फ रिस्पेक्ट दें, कॉन्फिडेंस दें, हेल्थ दें, स्वास्थ्य दें, पर्सनैलिटी दें। शी डजंट हैव एनी पर्सनैलिटी, she has a personality of Mrs. So and so. Why she is Mrs. So and so? Why don't you remember शोभा या जो भी उसका नाम हो? उसका नाम की कोई फर्क नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, पति का नाम की जरूरत है। ये कौन सी सामंती खोज जमाने में चले गए हम लोग, 21वीं सदी, नारी सदी। तो हमको उसको नाम देना पड़ेगा और नाम देने के साथ नाम के साथ क्वालिटीज जोड़नी पड़ेंगी, तो पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ये है, स्टेटस, उसको स्टेटस देना पड़ेगा, उसको वैल्यूज देनी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे। हर क्षेत्र में भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्लीज। प्रथम प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, प्रथम पुलिस सेवा किरण बेदी, प्रथम एथलीट हमारी, और कल्पना चावला प्रथम डॉक्टर, प्रथम उच्चतम न्यायाधीश। ये आदर्श नारी हैं पूरी की पूरी, देख रहे हैं आप। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रोजलिन फ्रैंकलिन ने किया था। मारिया मेयर ने नोबेल लॉरिएट इन फिजिक्स। रेकेल कार्सन, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। रेकेल कार्सन द सेंट्रल वन इज द मैरीन बायोलॉजिस्ट। And the Dr. Terry Thacey Thomas, she is from our project Agni.
इसरो से है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एंड pioneering of radioactivity is Marie Curie. All of you know it, that the women have done immense work. Next please. रानी लक्ष्मीबाई 17 साल 18 साल की उम्र में अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके कूद गई ग्वालियर के किले से, और अंग्रेजों के लोहे के चने चबवा दिए, उनको बता दिया कि हाँ इस देश में शासन करना आसान नहीं है। 1857 जो है उसने सबसे पहले बताया कि अंग्रेज तुम रह नहीं सकते इस देश में। भले गांधी जी लाए हों आज़ादी 1947 में, पर मैं कहता हूँ आज़ादी रानी लक्ष्मीबाई लाई है हमारी। रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती तो शायद हमारे यहाँ कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता। मंगल पांडे लाया, तात्या टोपे लाए, ये लोग लाए, इन लोगों ने पहला रिवॉल्यूशन की। सेकंड रिवॉल्यूशन की योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने आवाज़ लगाई क्या जरूरत है तुमको हमारे देश में जाने की, क्या जरूरत है हमारे देश में जाकर तुम गुलाम बनाते हो और हमारे धर्म परिवर्तन करते हो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ये हमारे योद्धा हैं और इनसे हमें, इनके बारे में हम सोचना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर, क्वीन ऑफ मालवा, इंदौर की, सरोजनी नायडू, एंड देन सुचिता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, जज अन्ना चेंडी, इंडिया फर्स्ट वुमेन जज, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज एक बनने जा रही हैं, अभी तक नहीं बनी है, नेक्स्ट बनने वाली हैं एक। इंदिरा नोई, अबाउट हुम आई टॉक टू यू, मेरिजा मेयर, CEO याहू, जिनी रोमेल्टी, CEO IBM, चंदा कोचर, CEO ICICI, मेरी बारा, CEO जनरल मोटर्स। दीज आर ऑल व्यवसाय जगत की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अग्रगण्य हैं। नेक्स्ट प्लीज। लता मंगेशकर जी जो यहीं की हैं, बॉम्बे की, और जिन्होंने की हिस्ट्री लिख दी है कि 84 ईयर्स की एज है, नी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ज़्यादा चल नहीं पाती, पर गला उनका वैसे ही चल रहा है जैसा 18 साल की उम्र में चला होगा शुरू में, वैसा ही चल रहा है बिल्कुल। वैसे ही मधुर आवाज़ से उन्होंने कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन की। मैंने उनसे गायत्री मंत्र रिकॉर्ड करवाया यहीं बॉम्बे में आके 2011 में, 2011 में। तो बोली मैं कर तो दूंगी काम, परंतु मुझसे चला नहीं जाएगा, तो मैं स्टूडियो नज़दीक का कोई हो तो रिकॉर्ड करा दी। मैंने बुक करा दिया, यहीं पर रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने उनसे एक और प्रार्थना की, गायत्री की आरती कर दी। फिर उन्होंने कहा मेरे से आप ज़्यादा मत कराइए, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट शी इज़ रियली वेरी वेरी, और जिस भावना से उन्होंने किया है, मैं मतलब उसकी हमारी 15 लाख कॉपी CDs एंड DVDs बिक चुकी हैं गायत्री मंत्र की, उनके गाए हुए गायत्री मंत्र के। देन PT उषा, यू नो, मदर टेरेसा, यू नो, शी showered immense love, and then the mountaineer Bachendri Paul, she belongs to Uttarkashi in Uttarakhand, my province. Then the next please, अध्यात्म जगत की विभूतियाँ, माँ शारदा देवी, मीराबाई, she lived for Krishna and she died for Krishna. You can see Bhagini Nivedita, Sister Nivedita in left corner, and then Mata Bhagwati Devi, my Guru Mata, and then Shri Ma, Shri Aurobindo ki complice, and very powerful lady as far as spirituality is concerned. ये कर सकती थी। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए, मैंने कहा जब ये कर सकती थी तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पैदा कर सकते हैं ऐसी महाशक्ति को। What we have to give is equality. Next, what we have to give them equality, समानता। दोनों बराबर है, भाई बहन दोनों बराबर, पिता पुत्र दोनों बराबर, पिता और पुत्री दोनों बराबर, माता और पुत्र दोनों बराबर, पति और पत्नी दोनों बराबर, नारी और नर दोनों बराबर, समानता का स्वभाव, सुरक्षा, संवेदना, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वावलंबन और सुसंस्कारिता, ये हमको देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंसी का भाव देना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, तो स्त्री जो है वो आप आपस में अपना अधिकार पा सकती है। नारी यदि सरस्वती लक्ष्मी ही नहीं दुर्गा भी है, नारी यदि प्रशिक्षित हो तो अपना ही नहीं राष्ट्र की सुरक्षा करने में समर्थ है। तो सबसे पहले अभी इस बार लास्ट ईयर 2015 में हमारे आर्मी जनरल ने और हमारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने पहली बार नारियों को लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, इन सब के बनने का एक रास्ता सुलभ करा दिया है। अब हमारी महिला हो सकता है कि पहली जनरल भी बन जाए, पहली वायुसेना का मार्शल भी, एयर वाइस मार्शल भी बन जाए, और ये सब बन सकती हैं अगर हम मौका देंगे उनको। लक्ष्मीबाई हैं, उनसे लेके जितनी भी हैं, हमारे बॉम्बे गायत्री परिवार से जुड़ी हुई एक लड़की है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, शायद मेरे पास मिलने आई, बहुत ही पावरफुल लड़की। अब वो मेजर बन गई है अभी पिछले दिनों, और वो कर्नल भी बनेगी क्योंकि अब रास्ता खुल गया है। तो आर्मी में जाना चाहिए। महिलाओं को क्या दिक्कत है? नहीं, नारी कोमल है, नारी को छुओ मत, मुरझा जाएगी, ऐसा मत करना। आप उसको शक्ति दीजिए, शक्ति दे। नारी कल्प वृक्ष है, वो मन इज कल्प वृक्ष, गिव्स लाइफ टू चाइल्ड, संतान में प्राण देती है, संस्कार देती है, अवेकन्स
अफेक्शन इन फादर, पिता को वात्सल्य, जब थका हारा आता है पिता, जैसे बच्ची को गोद में लेता है अब थकान मिट जाती है। मेरी 2 ग्रैंड डॉटर हैं, एक 11 साल की, एक 7 साल की। दोनों जैसे मैं आता हूँ, घर आता हूँ, मेरे से चिपट जाती हूँ बिल्कुल। उसके बाद मेरा अच्छी तरह से मेरा नरिशमेंट कर देती है, मेरा थकान निकाल जाती है। मैं इतने दिन थक के आता हूँ, 4-5-6 दिन दौरा करके आता हूँ, तो मेरे अच्छी तरह से मेरे को वो नरिशमेंट देती हैं जो शायद कहीं और नहीं मिलता। तो क्यों नहीं अपने पुत्री को, क्यों नहीं अपनी ग्रैंड डॉटर को, क्यों नहीं अपनी पत्नी को आप वो प्यार दे सकते हैं? अगर आप देखें तो देखें, बदले में आपको कई गुना देगी। इट प्रोवाइड्स पाइटी टू ब्रदर, भाई को राखी के माध्यम से पवित्रता देती है, पति को अपूर्ण से पूर्ण बनाती है। पैटर्न फाउंडर्स ऑफ आवर मूवमेंट इज फ्यूचर एज वुमेन्स एरा एंड दैट इज नारी जागरण। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, सम्मान, सुरक्षा जैसे सूत्र हम सभी को आज यहाँ पर जानने को मिले। प्रयास यही रहे कि आगे आने वाले समय में हम इन सूत्रों से अपने परिवार में, अपने आसपास के वातावरण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास करें। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं आप सब लोगों को हल्का सा